जय हिंद दोस्तों। आज क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 आव्यू स्टार्ट कर देंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या है इस चैप्टर में, कैसे पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है आव्यू। आव्यू इसमें हम 4 एक्सरसाइज हैं। 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4, 4 एक्सरसाइज हैं। और आज हम ये 3.1 का परिचय और इसके जो उदाहरण हैं उसे कंप्लीट करेंगे। चलिए आज बता दें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसे इरेज कर दें। आज आज क्या क्या पढ़ेंगे ये हेडिंग हम डाल देते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली 5 चीजें हमें पढ़नी है। पहले आव्यूह होता क्या है। दूसरे नंबर पर आव्यूह की कोटि। तीसरे नंबर पर आव्यूह के अवयव का एड्रेस। एड्रेस मतलब कहाँ रहते हैं, आव्यूह के अवयव कहाँ कहाँ रहते हैं उसके बारे में। चौथी चीज आव्यूह के प्रकार। पांचवी चीज आव्यूह की समानता। और फिर एग्जाम्पल्स हम करेंगे। ये 5 चीजें हमें आज पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं हम। आगे होता क्या है उसके बारे में। हेडिंग है अपना आगे। पहली चीजें हैं आगे होता क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे होता क्या है। तो आव्यू एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किसी डाटा का अरेंजमेंट ही आव्यू कहलाता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे 2 लड़के हैं, एक का नाम है राम, एक का नाम है मोहन। अब राम के पास 2 पेन और 3 बुक्स हैं। वहीं श्याम के पास 5 पेन्स और 6 बुक्स हैं। अब ये जो डाटा हमें दिया गया है इसे हमें कंप्यूटर में डालना है। मतलब कंप्यूटर को हमें बताना है
तो कंप्यूटर इस तरह से नहीं समझेगा, कंप्यूटर को हमें मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह के फॉर्म में हमें बताना होता है। तो आव्यूह का फॉर्म कुछ ऐसा होता है, ऐसे एक डिब्बा बनाएंगे आयताकार, और वहां पर ये डाटा हम अरेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे हम 2 लिख देंगे और 3 लिख देंगे, 5 लिख देंगे और 6 लिख देंगे। अब ये जो डाटा लिखे हैं इसमें ये वाली बातें जो ये अभी हाईलाइट की हैं, ये राम की बातें बता रही है कि राम के पास कितने पेन और कितने बुक्स हैं। ये राम का डिटेल है। वहीं ये जो दूसरा है, इसे रेड कलर से हाईलाइट कर देते हैं। ये मोहन के बारे में बताता है कि मोहन के पास कितने बुक और कितने पेन हैं। तो यही कोई डाटा को हम जो अरेंज करते हैं और कंप्यूटर को बताते हैं उसमें, उसी को हम आव्यूह कहते हैं। आव्यूह का मतलब यही होता है कि किसी चीज को अरेंज करना। तो आव्यूह को ऐसे हम दिखा सकते हैं। ये था एग्जाम्पल, इसे हम हटा देते हैं। ये राम का था और ये मोहन का था। ये आव्यूह का मतलब होगा। अब दूसरे नंबर पे चीजें क्या थी? आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। मान लो कोई अरेंजमेंट है ऐसे कुछ। अब ये कोई आव्यूह है, जिसे हम डिनोट कर देते हैं ए से, मान लीजिए ये कोई आव्यूह है। अब इस आव्यूह की कोटि अगर हमें पता करनी है, तो हम कोटि जानते हैं कैसे पता करेंगे। पहले पंक्तियों की संख्या देखेंगे कि कितनी पंक्तियां हैं। तो पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 2, और पंक्ति यानी 2 पंक्तियां हैं, तो यहाँ पे हम, यहाँ पे साइड में, यहाँ पे हम लिख देंगे 2। फिर अब देखेंगे स्तंभों की संख्या कितनी है। तो स्तंभ नंबर 1, स्तंभ नंबर 2, यानी 2 स्तंभ भी हैं। तो हम क्रॉस का चिन्ह लगाकर 2 फिर से लिख देंगे। ये हुआ पंक्तियों की संख्या, और ये हुआ स्तंभ। ठीक। ये था एग्जाम्पल नंबर 1। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये है कोई आव्यूह। अब इसका हम पता करेंगे कोटि कितना है। तो पहले हम पंक्तियों की संख्या गिन लेंगे। तो एक पंक्ति और 2 पंक्ति, यानी 2 पंक्ति हैं, तो हम यहाँ पे साइड में लिख देंगे 2। फिर अब पता कर लेंगे कि स्तंभ कितने हैं। तो 1 स्तंभ, 2 स्तंभ और 3 स्तंभ, यानी 3 स्तंभ हैं। अब घोड़े का चिन्ह लगाएंगे और 3 लिख देंगे, यानी ये 2 × 3 कोटि का आव्यूह है। इसी को हम कोटि कहते हैं।
ये कोटि है जो 2x3 का कोटि का अवयव है। इसमें ये पहला वाला पंक्ति के बारे में बताएगा, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। और दूसरा वाला स्तंभों के बारे में। ठीक, यानी अवयव की कोटि क्या होती है ये आपको पता चल गया होगा। अब तीसरा टॉपिक क्या था अपना? अवयव का अवयव के अवयव का एड्रेस। अब एड्रेस क्या होता है? जहां पर हम रहते हैं वही एड्रेस होता है हमारा। तो अवयव के अवयव का एड्रेस क्या होगा? जैसे ये कोई अवयव, ऐसे डिनोट करते हैं। जनरली इसे हम कैपिटल से ही डिनोट करते हैं, इसीलिए हम इसे बार बार कैपिटल लिख रहे हैं। मान लीजिए ये ए, बी, सी, डी, ई और ये एफ। ये कोई अवयव है। अब इसमें ये जो ए है, बी है और ये सी है, डी है, ई है, एफ है, ये छह के छह हैं अवयव के अवयव। इन्हें अवयव के अवयव कहते हैं। और इन्हें हम दिखाते हैं, जैसे ए को अगर हमें दिखाना हुआ तो हम ए को इस तरह लिखेंगे, स्मॉल ए, आई कॉमा जे। बी को लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? स्मॉल ए। अब यहाँ पे आई और जे है क्या? आई है पंक्तियों की संख्या, मतलब कौन सी पंक्ति में है, और जे है कौन से स्तंभ में है। ये आई बताता है कौन सी पंक्ति में है वो अवयव, और जे बताएगा कौन से स्तंभ में है। तो जैसे एक को हमें बताना है कि कौन सी पंक्ति और कौन से स्तंभ में है, जैसे तो देखिए ए कौन सी पंक्ति में है? पहली पंक्ति में है। ठीक, पहली पंक्ति में है और कौन से स्तंभ में है? पहले स्तंभ में। यानी ए को हम ऐसे पहली पंक्ति और पहला स्तंभ ऐसे लिख सकते हैं। बी को क्या लिखेंगे? कौन सी पंक्ति में है? पहली पंक्ति और कौन सा स्तंभ है? तो एक, दो, दूसरे स्तंभ में। यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। सी पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। डी डी दूसरी पंक्ति में है, ए पंक्ति नंबर 2। तो डी को हम लिखेंगे दूसरी पंक्ति और स्तंभ कौन सा है? पहला। ठीक, ई को कैसे लिखेंगे? दूसरा स्तंभ और दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ। एफ को कैसे लिखेंगे? दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ। ठीक, ऐसे हम अवयव के अवयव को बता सकते हैं कि वो कहाँ पर है, कहाँ पे स्थित है। ये चीजें हम दिखाते हैं। जनरली इसे हम ए, आई कॉमा जैसे दिखाते हैं। आई यहाँ पर पंक्तियों की संख्या और जे स्तंभों की संख्या होती है। चौथी चीजें क्या थी हमारी? अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार, राइटिंग पे मत जाइएगा।
अवयव के प्रकार। अवयव का पहला प्रकार है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव, इस प्रकार के अवयव में केवल एक पंक्ति होती है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, स्तंभ कितने भी हों, लेकिन पंक्ति जो होगी वो एक पंक्ति होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक पंक्ति है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, पंक्ति अवयव कहेंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जांपल नंबर 1 था। ये भी पंक्ति अवयव है। ठीक। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए ये पंक्ति अवयव है, तो पंक्ति अवयव है क्यों, क्योंकि ये दो पंक्ति हो गई, पंक्ति नंबर 1 और पंक्ति नंबर 2, यानी ये रो 1 रो 2, यानी दो दो रो हो गए, तो इसीलिए ये पंक्ति अवयव नहीं है। ये भी पंक्ति अवयव है क्योंकि एक पंक्ति है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा है स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव। ठीक। इस प्रकार के अवयव में केवल एक स्तंभ होता है, पंक्ति कितने भी हों ये मतलब नहीं है, लेकिन स्तंभ एक होने चाहिए। जैसे एग्जांपल, 2 2 4 और 5। देखो, इसमें तीन तीन पंक्ति हैं और एक स्तंभ है, तो यानी ये स्तंभ अवयव है। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। इसमें भी देख लीजिए, थोड़ा चेंज कर दें। इसमें 4 पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने हैं, एक स्तंभ है, तो यानी ये भी स्तंभ अवयव हुआ। चलिए नेक्स्ट अवयव पे चलते हैं। वर्ग अवयव। वर्ग अवयव, वर्ग अवयव जानते हैं क्या होता है, जिसमें जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के
बराबर होता है। ये बराबर का चिन्ह लगा दिए इसलिए मतलब वो बात एक ही हुई। यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होता है, उसे वर्गाव्यू कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें देखो कितने पंक्ति हैं। पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 2 और स्तंभ देखो। स्तंभ नंबर 1 और स्तंभ नंबर 2, यानी 2 पंक्तियां भी हैं और 2 ही स्तंभ हैं। तो जब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो जाती है तो उसे वर्गाकृत कहते हैं। ठीक। 2 क्रॉस 2, इसे क्या कहेंगे? वर्गाकृत कहेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। क्या ये वर्गाव्यू है? तो इसमें पंक्तियां देखो कितनी हैं। पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 2, पंक्ति नंबर 3, यानी 3 पंक्तियां हैं। और स्तंभ कितने हैं? 1, 2, 2 स्तंभ है। यानी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए ये वर्गाव्यू नहीं होगा। जैसे वर्गाव्यू बनाते हैं। अब इसमें ये 3 बाई 3 का मैट्रिक्स हो गया और इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है, इसीलिए ये वर्गाव्यू है। चौथे नंबर पर कौन सा आव्यूह? चौथे नंबर का आव्यूह पढ़ने से पहले एक बेसिक चीजें थोड़ा सा पढ़ाना है। आव्यूह का विकल्प। आव्यूह का विकल्प ये थोड़ा सा है, इसे पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं आव्यूह का विकल्प क्या होता है। मान लीजिए ये कोई आव्यूह है। ठीक। ठीक, ये कोई आव्यूह है। अब इस आव्यूह में कोई भी अगर आयत होता है, आपको ये आयत समझा रहे हैं। ये आयत है। अब इसके 2 विकर्ण होते हैं, ये भी विकर्ण है और ये भी विकर्ण है। लेकिन आव्यूह में हमेशा ये वाला विकर्ण माना जाता है। ये जो लाइन खींचे हैं, ये वाला ही हम मानते हैं कि आव्यूह का विकर्ण है। यानी इस आव्यूह का विकर्ण जानते हैं आप क्या होगा? ये जो हाईलाइट किए, इसे कहते हैं आव्यूह का विकर्ण। ये 2 to 5 जो लिखा है, इसे आव्यूह का विकर्ण कहेंगे। और इस पे जो एलिमेंट्स हैं उन्हें कहेंगे आव्यूह के एलिमेंट, यानी आव्यूह के अ, अवयव। आव्यूह के अवयव ये ये जो हैं, इन्हीं को आव्यूह के अवयव कहेंगे। तो विकर्ण के अवयव, सॉरी, विकर्ण के अवयव कहेंगे। यानी इस आव्यूह के विकर्ण के अवयव कौन है? 2, 2 और ये 5। ये जो लाइन हम ड्रॉ किए हैं, यही इस आव्यूह के विकर्ण के अवयव हैं। विकर्ण कभी ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ये होगा विकर्ण। आव्यूह में विकर्ण हमेशा ये वाला होगा, ये जो लाइन ड्रा की है। ठीक। तो ये आव्यूह के विकर्ण है।
हम इसे हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा कि ध्यान रहे। इसे कहेंगे आव्यूह के विकर्ण। ठीक। अब अगला आव्यूह का प्रकार है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है? देखते हैं। मान लीजिए ये कोई आव्यूह है। अब विकर्ण आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है जिसमें विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, यानी जीरो होते हैं। यानी ये जो हम इरेज कर रहे हैं ये सब जीरो होंगे। जीरो। विकर्ण अवयव क्या होते हैं? विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव जीरो होते हैं, उन्हें विकर्ण अवयव कहते हैं। ये रहा एग्जाम्पल नंबर एक। एग्जाम्पल नंबर हम दो देखते हैं। और ये जो विकर्ण अवयव होता है हमेशा एक वर्ग अवयव जरूर होगा। चलिए देखते हैं। ये विकर्ण अवयव है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर ये और ये इरेज करके यहाँ पर अगर हम जीरो और जीरो लिख दें तो ये विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव जीरो हैं, इसीलिए ये एक विकर्ण अवयव होगा। यानी ये भी एक विकर्ण अवयव है। एग्जाम्पल नंबर थ्री देखते हैं। ए और बी लिख दिए और विकर्ण के अवयव को छोड़कर से सभी जीरो हैं, ये भी एक विकर्ण अवयव है। अगला है अदिश अवयव। अदिश अवयव। इसमें ये विकर्ण अवयव का एक पार्ट है। मतलब इसमें विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य होंगे, लेकिन विकर्ण के अवयव सेम होंगे। बस यही इसमें एक खास बात है। विकर्ण के अवयव सेम होंगे। ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें विकर्ण के अवयव को छोड़कर से सभी देखो यहाँ पे सब जीरो हैं, जीरो भी हैं और विकर्ण के अवयव सेम भी हैं, इसीलिए ये अदिश अवयव कहलाते हैं। ठीक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। ये भी एक अदिश अवयव है। इसमें विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष सभी जीरो हैं, और विकर्ण के अवयव जो हैं वो सेम भी हैं, इसीलिए ये एक अदिश अवयव है। अगला अवयव है अपना तत्समक। अवयव नंबर कौन सा? 6। चलिए देखते हैं तत्समक का अवयव। तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होता है? ये भी एक विकर्ण अवयव है, बस इसमें विकर्ण के अवयव एक एक होंगे, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसे कहते हैं इंग्लिश में। एक, एक और एक, जीरो, 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 और ये जीरो, यानी विकर्ण के अवयव सेम भी हैं, और विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष सभी जीरो भी हैं, और विकर्ण के अवयव एक हैं, इसीलिए इसे तत्समक अवयव कहते हैं। ये रहा अपना एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर हम 2 देखते हैं। इसमें देखो, विकर्ण के अवयव एक और एक हैं, विकर्ण के अवयव एक और एक भी हैं, और शेष सभी जीरो भी हैं, इसीलिए ये भी तत्समक अवयव होगा। ठीक। एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। ये भी एक तत्समक अवयव होगा, एक लिखा है ना, इसीलिए ये भी एक तत्समक अवयव होगा। अगला है शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स। ऐसा अवयव जिसके सभी एलिमेंट जीरो हों उसे शून्य अवयव कहते हैं। जैसे इसे क्या कहेंगे हम? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स। ठीक। एग्जाम्पल नंबर 2 देख ले। इसे भी हम जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक। यानी अवयव के प्रकार कौन कौन से थे, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। अवयव के प्रकार: पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव। पंक्ति अवयव क्या होते हैं? जिसमें एक पंक्ति होती है। स्तंभ अवयव क्या होते हैं? जिसमें एक स्तंभ होते हैं। और फिर आता है तीसरे नंबर पर वर्ग अवयव। वर्ग अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर होती है, उसे वर्ग अवयव कहते हैं। जैसे ये, इसमें पंक्तियों की संख्या यानी 2 by 2 का है, इसकी कोटि पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर है। फिर आता है चौथे नंबर पर विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव एक ऐसा अवयव होता है जिसमें विकर्ण के एलिमेंट को छोड़कर शेष सभी शून्य होते हैं, उन्हें विकर्ण अवयव कहते हैं। उनके एग्जाम्पल ये हैं:
फिर आता है अदिश आव्यूह, विकर्ण के अवयव सेम होते हैं तो उन्हें अदिश आव्यूह कहते हैं। फिर तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह इसमें विकर्ण के अवयव सेम भी होते हैं और विकर्ण के अवयव को छोड़कर से सभी जीरो भी होते हैं और विकर्ण के अवयव एक 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 होते हैं, यानी मतलब जितने भी होंगे विकर्ण के अवयव वो एक होंगे, तो इसे तत्समक आव्यूह कहते हैं। 7वें नंबर पे है शून्य आव्यूह यानी जीरो मैट्रिक्स, मतलब इसके जितने एलिमेंट होंगे वो शून्य होंगे, इसे हम शून्य आव्यूह कहते हैं। चलिए आगे एक अपना लास्ट टॉपिक है आव्यूह की समानता, 5वां टॉपिक आव्यूह की समानता। कोई आव्यूह एक दूसरे के समान तभी होंगे जब उनके ऊपर दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा। कंडीशन नंबर एक, उनकी कोटियां समान होनी चाहिए, कोटियां समान होनी चाहिए। फिर दूसरा क्या कंडीशन है, उनके संगत अवयव समान होंगे। ठीक, उनके संगत अवयव समान होंगे, इसे हम तभी समान आव्यूह कह सकते हैं। दो आव्यूह तभी समान होंगे जब उनकी कोटियां समान होंगी और उनके संगत अवयव समान होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, ये दो आव्यूह समान हैं तो इनके ऊपर दो कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए। पहला, कोटियां समान होनी चाहिए, तो ये भी दो पंक्तियां और दो स्तंभ इसमें है, यानी 2 बाई 2 की कोटि है और इसमें भी 2 बाई 2 की कोटि है, यानी कोटियां तो समान हैं। अब संगत अवयव समान होने चाहिए, यानी दो के साथ में ये दो समान है, तीन के साथ में ये तीन समान है, तो एक्स के बराबर ये 5 होगा और वाई के बराबर ये 6 होगा, यानी एक्स बराबर 5 और वाई बराबर 6, यानी आयु की समान इसी की तरफ। चलिए अपने एग्जाम्पल पर आते हैं। पहले जितना ये पढ़े हैं तो एक बार सही से रिवाइज करते हैं कि क्या क्या हम पढ़ सकें। हम हेडिंग ये थे कि आगे पढ़ना है और ये टारगेट बनाए थे क्या क्या पढ़ना है। आगे पढ़ना था, आगे के बारे में हम बता दिए कि एक आयताकार अरेंजमेंट है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, इसकी हम परिभाषा भी आपको बता देते हैं आगे की। संख्याओं या फलनों
या सूचना, इंफॉर्मेशन। सूचना का, आयताकार, आयताकार क्रम विन्यास। यानी संख्याओं या फलनों या सूचनाओं का आयताकार क्रम विन्यास। विन्यास का मतलब अरेंजमेंट, क्रम विन्यासी आव्यूह कहलाता है। बस ये इसका परिभाषा। और देखते हैं आव्यूह के बारे में पढ़े, फिर आव्यूह की कोटियां समझे कि आव्यूह की कोटियां क्या होती हैं। इसमें पंक्तियों की संख्या पहले, फिर स्तंभ की संख्या लिखते हैं। फिर आव्यूह के अवयव का एड्रेस देखें हम लोग। और फिर चौथे नंबर पर आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, वर्ग आव्यूह और विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह, प्रशमक आव्यूह, शून्य आव्यूह। और फिर पांचवा टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक आव्यूह की समानता हम सब देख चुके हैं। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल। टॉपिक कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर एक अपना क्या कहता है, इन्हें सॉल्व करते हैं। तीन फैक्ट्रियां, मैं हाईलाइट करता रहता हूँ। तीन फैक्ट्रियां, फैक्ट्री नंबर एक, फैक्ट्री नंबर दो और फैक्ट्री नंबर तीन में पुरुष और महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार कीजिए। सूचना कैसा है? फैक्ट्री नंबर एक में पुरुष कर्मी कितने हैं? 30। और महिला कर्मी कितने हैं? 25। फैक्ट्री नंबर दो में पुरुष कर्मी 25, महिला कर्मी कितने? 31। फैक्ट्री नंबर तीन में पुरुष कितने हैं? 27 और महिला कितनी है? 26। अब क्वेश्चन कहा क्या है? उपयुक्त सूचनाओं को एक 3/2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। तो आसान है, यानी कि पहला पार्ट क्या कह रहा है? 3/2 में निरूपित करना है। तो जो डाटा दिया है
इसे हमें अरेंज करना है आगे में। तो इजी है, अरेंज कर देंगे, एक ऐसा डिब्बा बनाएंगे और फिर यहाँ पर इसी को कॉपी कर देंगे। ये जो पुरुष कर्मियों की संख्या और महिला कर्मियों की संख्या लिखी है इसी को लिख देंगे। 30, 25, 27, 25, 31 और 36। यानी इसमें हम देखेंगे पंक्तियों की संख्या कितनी है। पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 2 और पंक्ति नंबर 3, यानी 3 पंक्तियां, तो 3 क्रॉस। स्तंभ की संख्या देखते हैं कितनी है। स्तंभ नंबर 1, स्तंभ नंबर 2, यानी 2 स्तंभ। तो ये 3 क्रॉस 2 आव्यूह में निरूपित हो गए या नहीं हो गए? हो गया। अब फिर आगे क्या बोला इसी सवाल में, एक दूसरा पार्ट है। तीसरी पंक्तियां और दूसरे स्तंभ प्रविष्टि, स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है? देखते हैं। तीसरी पंक्ति यानी पंक्ति नंबर, ये हाईलाइट करना है, ये तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली, यानी दूसरा स्तंभ, ये दूसरे स्तंभ वाली प्रवृत्ति क्या प्रकट करती है? तो इसमें ये आया तीसरी तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, यानी ये 26 के बारे में पूछता है कि ये 26 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो तीसरी पंक्ति बात ध्यान में रखिएगा, वो अपना पुस्तक हो रहा है। तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, स्तंभ वाली प्रवृत्ति वाली प्रवृत्ति फैक्ट्री नंबर 3, फैक्ट्री नंबर 3 में महिला कर्मियों, महिला कर्मियों की संख्या प्रकट करती है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 अपना कंप्लीट हो गया। तीसरी पंक्तियों और दूसरा स्तंभ वाली प्रविष्टियां फैक्ट्री नंबर 3 में महिला कर्मियों की संख्या प्रकट करती है। ठीक? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। टॉपिक
यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी? चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले मैं समझा देता हूँ, फिर कैसे आपको एग्जाम में लिखना है ये बातें बताऊंगा। तो अगर कोई अवयव है ऐसे, अब इसमें कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 अवयव हैं। और अगर हम इनकी कोटियों को आपस में गुणा कर दें तो अवयव की संख्या के बराबर होता है। जैसे ये, इसकी कोटि क्या है? 1 2 3, ये 3 पंक्ति और कितने स्तंभ है? 1 2, 2 स्तंभ, यानी इसकी कोटि क्या है? 3/2, 3/2 की कोटि है। यानी अगर इसमें हम ये जो कोटियां हैं इसकी, इनका अगर हम गुणा कर दें तो अवयव की संख्या आ जाएगा। यानी कोटियों का गुणा ही अवयव की संख्या होती है। 6, 6 आया, और 6 अवयव भी हैं। यानी अगर हम कोटियों को आपस में गुणा कर दें तो जो नंबर आएगा वो अवयव में कितने अवयव हैं वो बताता है। किसी भी अवयव की कोटियों का अगर हम गुणा करते हैं तो जो भी नंबर आएगा वो उस अवयव में कितने अवयव हैं उसको बताएगा। तो वही बातें अब हम लिख देंगे, कैसे एग्जाम में लिखेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी अवयव की कोटि यदि m क्रॉस n है तो उस अवयव में अवयव की संख्या कोटियों के गुणनफल के बराबर, यानी m, m और n का गुणा जब हम कर देंगे तो जो भी आएगा नंबर वो उसके अवयव के बराबर होगा। अवयव की संख्या m क्रॉस n के बराबर होगा। अब देखो, कोई अवयव है जिसमें 8 अवयव, अवयव 8 हैं। अब हमसे पूछा गया तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं? तो यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो उनकी संभव संभव कोटियां निम्नलिखित निम्नलिखित हैं।
इनकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं? जैसे अब 8 के जितने भी गुणनफल हैं, यानी दो संख्याओं का गुणा करेंगे और 8 आएगा, वो इनकी संभव कोटियां होंगी। जैसे कि संभव कोटियां हो सकती हैं 1 इंटू 8, यानी 1 इंटू 8। ठीक। और दूसरा क्या हो सकता है? 8 इंटू 8 इंटू 1। तीसरा 2 इंटू 4। और चौथा 4 इंटू 2। अब और कोई दो नंबर नहीं है जिनका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, तो इसीलिए ये दो, ये चार जो हैं ये ऐसे क्रमिक युग्म है जो इनकी संभव कोटियां हो सकती हैं, इसीलिए यही चार होंगे। ठीक। तो ये उदाहरण नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलिए अगले उदाहरण को चलते हैं। उदाहरण नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है ये। तो एक ऐसा एक ऐसे 3/2 आयु की रचना कीजिए जिसके अवयव कुछ इस प्रकार। आई और जे यहाँ पे जानते ही हैं आप क्या है। आई पंक्तियों की संख्या और जे स्तंभों की संख्या द्वारा प्रदत्त हैं। चलिए हल करते हैं इसे। हल यानी 3/2 का अवयव होगा। तो अवयव को उसके एड्रेस के हिसाब से हम लिख देते हैं पहले। ए 1,1 1,2 ए 2,2 1 ए 2 2 ए 3 1 और ए 3 2। अब जरा ध्यान से देखिए ये इसकी कोटियां क्या है। तो कितने पंक्ति हैं? 1 2 3, 3 पंक्ति हैं। और कितने स्तंभ हैं? 1 2, 2 स्तंभ हैं। तो यानी ये 3/2 का अवयव है। अब यहाँ पे एक आपको मतलब एड्रेस दिया गया है अवयव का कि उस अवयव का मान निकालिए। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको सर्कल किए हैं अभी, इस पे ध्यान दीजिएगा। यानी आई पंक्तियों की संख्या और जे स्तंभों की संख्या को दिखाता है। 1/2 I-3j। और इस A11 A12 A21 A22 A31 A32 इन सभी का मान निकालना है। तो हम निकालते हैं। A11 A
1 2 a 2 1 a 2 2 a 3 1 a 3 2। ये 6 मान हम निकालेंगे, यानी आई के जगह पे हम 1 रख देंगे और जे के जगह पे भी 1 रख देंगे। रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। आई के जगह पे 1 और जे के जगह पे 1। 1 माइनस 3, ये मापांक का चिन्ह है दोनों तरफ, यानी अगर कोई निगेटिव चीजें अगर इस मापांक में डाली जाती हैं तो वो पॉजिटिव करके हमें दे देता है। 1/2 -2, -2 है, निगेटिव चीजें हैं, लेकिन वो जब बाहर निकलेगा तो +2 बन जाएगा, यानी 1/2 गुणे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे और आ जाएगा अपना 1। फिर अगला देखते हैं। 1/2 आई के जगह पे 1 रखेंगे और जे के जगह पे 2 रखेंगे। 1 माइनस 6, यानी 1/2 -5। मापांक का चिन्ह लगा दें। अब ये -5 मापांक से जब बाहर निकलेगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। आंसर आया 5/2। फिर आई के जगह पे हम रखेंगे 2 और जे के जगह पे रखेंगे 1। 1/2 2 माइनस 3, 1/2 -1 होगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, यानी 1/2 ही रहेगा। फिर इसे थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं। 1/2 आई की जगह पे हम 2 रखेंगे और जे की जगह पे भी 2 रख देंगे। 1/2 2 माइनस 6, माइनस का 4 आएगा जो कि प्लस हो जाएगा, यानी 1/2 गुणे में 4 जो कि हो जाएगा 1/2। ठीक। फिर सही है। 1/2 3 रख देंगे आई के जगह पे और 1 रख देंगे जे के जगह पे, यानी 1/2 इंटू 0 हो जाएगा 0। फिर आई के जगह पे रखेंगे 3 और जे के जगह पे रखेंगे 2। 1/2 3 -6, -3 आएगा जो कि प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि 3/2। एक बार चेक कर लेते हैं सब। A11 निकाले हैं 1/2, आई के जगह पे 1 रखे, जे के जगह पे भी 1 रखे, तो ये -2 सही है। फिर 1/2 1 2 रखे, -5 प्लस का 5 सही है ये भी। 821 1/2 2 -3 -1 प्लस का 1 हो जाएगा 2
टू माइनस 6 -4, तो ये थोड़ा डाउट है इसमें, ये गलत है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा। 2 - 6, माइनस का 4 आया, लेकिन वो मॉड लगा था इसीलिए वो प्लस का हो गया। ये 2 हो गया, ये 0 हो जाएगा, और ये 3/2 सही है। अब अपना मैट्रिक्स बनेगा क्या फाइनल में? A11 क्या है, इस पे गौर कीजिएगा। A11 क्या है? 1। और A12 क्या है? 5/2। A11 की जगह पे हम रख देंगे 1। A12 क्या है? 5/2। और फिर A21 क्या है? 1/2। A22 क्या है? 2। A31 क्या है? 0। और A32 क्या है? 3/2। ठीक, तो यानी ये इसका आंसर, यही है आंसर। इसे डिनोट भी कर सकते हैं आप किसी भी नंबर से, जैसे यही है आंसर। क्या है अपना? सही है। अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर 4, देखते हैं क्या है। यदि आव्यूह ये बराबर है इस आव्यूह के, तो ए बी सी बी सी एक्स वाई जेड, यानी ये 6 वैल्यू हमें निकालना है, ए बी सी एक्स वाई और जेड। चलिए निकालते हैं। तो अभी बताए थे आव्यूह की समानता जब पढ़ रहे थे कि दो आव्यूह तभी बराबर होंगे जब उनकी कोटियां बराबर होंगी और उनके संगत अवयव बराबर होंगे। तो कोटियां तो बराबर हैं, जैसे इसमें कितने पंक्तियां हैं? 3 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ भी हैं, यानी 3 पंक्ति 3 स्तंभ, 3x3 का अवयव ये भी है और 3x3 का अवयव ये भी है, यानी कि कोटियां तो समान है। अब हम इनके संगत अवयव को बराबर रख देंगे, बस अवयव अपना ये ए बी सी और एक्स वाई जेड का मान निकल आएगा। संगत अवयव की तुलना करने पर, ठीक, तो x+3 बराबर हो जाएगा 0 के। x+3 इज इक्वल टू 0,
यानी x का मान क्या आ जाएगा, -3, ये आ गया x का मान। फिर अब y का मान निकालते हैं, ये था अपना पहला। y का मान 2y माइनस 7 बराबर होगा 3y माइनस 2 के। 2y माइनस 7 बराबर होगा 3y माइनस 2 के। ठीक, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू -7 प्लस का 2, यानी y का मान आ जाएगा -5। ठीक, सही है। फिर अब किसका मान, ए एक्स वाई और जेड का मान निकाल लेते हैं। हम पहले ही निकाल लिए हैं एक्स वाई जेड का, फिर ए बी सी अभी निकाल लेंगे। ठीक, फिर तीसरा चीज है जेड। हालांकि ए बी सी पहले पूछा था, लेकिन चलिए उससे कोई मतलब नहीं है, हम एक्स वाई जेड का पहले निकाल लेते हैं। जेड प्लस 4 बराबर होगा 6 के। जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 6, यानी जेड की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। ठीक, आगे चौथे नंबर पर देखते हैं क्या है। ए का मान निकालेंगे तो a-1 बराबर हो जाएगा -3 के। a-1 बराबर हो जाएगा -3 के। तो ए का मान आ जाएगा 3, -3 और प्लस का 1 माइनस का 2। ठीक, पांचवें नंबर पर देखते हैं बी का मान। तो ये देखिए b-3 बराबर हो जाएगा 2b प्लस 4 के। b-3 बराबर हो जाएगा 2b प्लस 4 के। तो यहाँ से आ जाएगा b इज इक्वल टू -7। फिर सिक्स नंबर पर क्या है, ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, अब हमें सी का मान निकाल लेना है। तो सी कैसे निकलेगा, ये देखिए 2c+2 बराबर हो जाएगा 0 के। 2c+2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा c इज इक्वल टू 2c इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -1। ठीक, यानी कि एक्स वाई जेड और ए बी सी के वैल्यू आ गई है। चलिए उदाहरण नंबर 5 पे चलते हैं, लास्ट एग्जांपल है ये। इसमें पिछले जैसा ही सेम है, ए बी सी और डी का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं। ए बी सी और डी का निकालना है। तो ए बी वालों को साथ में रख लेते हैं, संगत अवयव बराबर होंगे और कोटियां भी बराबर होंगी, तो कोटि तो बराबर ही है और संगत अवयव को हम बराबर रख रहे हैं। लिख देते हैं संगत, रुक जाइए, क्योंकि
अवयव समान है तो संगत अवयवों की तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक, 2a प्लस बी बराबर हो जाएगा 4 के, और a माइनस 2b बराबर हो जाएगा -3 के। फिर 5c माइनस डी बराबर हो जाएगा 11 के, और 4c प्लस 3d बराबर हो जाएगा 24 के। अब जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ए और बी का मान आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सी और डी का मान आ जाएगा। चलिए करते हैं। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर क्या है ये 2a, ये समीकरण नंबर 1 है, ये 2 है। 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, और समीकरण 2 क्या है, तो इसमें 2 से जब गुणा करेंगे तो ये 2a हो जाएगा -4b बराबर -6। सॉल्व कर लेते हैं। माइनस प्लस प्लस घटा दिए हैं सब, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5b इज इक्वल टू 10b इज इक्वल टू 2। b की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, तो b का मान समीकरण 1 में ही रख देते हैं। 1 में रखने पर, तो आगे नहीं लिखें, मतलब समझ जाइएगा। तो b का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो 2a प्लस बी के जगह पे क्या रख देंगे हम 2 बराबर 4, तो a बराबर आ जाएगा 1। ये रहा अपना आंसर। ए और बी, ए और बी की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और सी और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करते हैं, देखते हैं क्या होता है। समीकरण 1 में 15c माइनस 3d इज इक्वल टू 33, ठीक, और इसमें ऐसे ही उतार लेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ते ही ये दोनों कट रहे हैं, 15 और 4 19 हो जाएगा।
19C इज इक्वल टू, इनको भी जोड़ लेंगे, 4 और 3 7, 3 और 2 5, साफ साफ लिख दें। ठीक, उसी का मान क्या आ जाएगा, सी का मान आ गया 3। ठीक, क्योंकि 19 या 57। अब सी का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। सी का मान समीकरण 1 में, ठीक, समीकरण नंबर 1 में रखते हैं सी का मान। तो 5 3 - D = 11, तो D = 4 आ जाएगा। डी की वैल्यू क्या आ गई, 4। सी की वैल्यू क्या आई थी, 3। यानी अपने यहाँ ए ए बी सी और डी सभी की वैल्यू आ गई है। यानी आज हम परिचय पढ़े हैं 3.1 का, एक का, और सभी उदाहरण भी कर लिए हैं, और उदाहरण नहीं। अब आप इसे ट्राई कर सकते हैं, ये 3.1 को आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक, लेकिन होमवर्क क्या रहेगा आपका, वो बता देते हैं। होमवर्क, आपको जो आज पढ़ाया गया है इसे रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, और अगर नोट्स बनाएंगे तो आप तो नोट्स में लिख लीजिएगा, और 3.1 ट्राई कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.1 ट्राई कीजिएगा, बाकी हम करवाएंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।